हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एनएम का टेस्ट चल रहा था उसका टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एनएम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो भी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो एनएचएम का स्टाफ नर्स का होता है, साथ ही साथ जो सीएचओ का एग्ज़ाम होता है और अदर जो नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो वही सब होते हैं, बस क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, किसी में टफ आ जाते हैं तो किसी में आसान आ जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले जो नर्सिंग से संबंधित है। बाकी एएनएम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो देर ना करते हुए देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन अपने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को करना ये है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग खुद से ऑप्शन लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। अगर आपका सही होगा तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपने गलत किया तो आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको नॉलेज मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भ समापन अधिनियम एमटीपी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो जो एमटीपी है, एमटीपी जो कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहा जाता है, तो ये कब पारित हुआ, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए। तो ये जो पारित हुआ इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाए। ये जो पारित हुआ 1971 में पारित हुआ। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो इसको जो पारित किया गया था, इसको जो पारित किया गया 1971 में पारित किया गया था, और अभी इसमें हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया है। तो आप लोग उसके बारे में पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है। तो इसमें उस टाइम जो कहा गया था कि गर्भावस्था की अवधि अगर 20 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर 20 सप्ताह से अधिक है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नहीं काम करेगा। अगर उससे कम है तो ये एक्ट काम करता है। क्योंकि यहाँ पे ये कुछ इसकी शर्तें दी हुई जो जिन शर्तों पे ये कार्य करता है, जैसे कि यहाँ पे जो 20 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ जो गर्भावस्था की निरंतरता माता को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुँचाती है, तब इसको किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर नवजात शिशु में जोखिम है या गंभीर मानसिक या शारीरिक समस्याओं से पीड़ित है या विकलांग पैदा हो सकता है, तो इस कंडीशन में जो है इसको अलाउ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कार्पस लेक्टम किसका श्रावण करता है। तो जो कार्पर लेक्टम है ये किसका श्रावण करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करता है। जो कार्पस लेक्टम है ये जो है प्रोजेस्टेरॉन का जो है श्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, काला आजार का वेक्टर क्या है। तो काला आजार जो है किसके थ्रू फैलता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो फैलता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो फैलता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो फैलता है सैंड फ्लाई के थ्रू फैलता है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो काला आजार जो है लेस्मीनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो काला आजार का रोग का कारण बनता है। तो ये जो फैलता है ये लेस्मीनिया नाम का जो परजीवी है इसके थ्रू ये जो है फैलाया जाता है। काला आजार जो है मादा मादा फेब्लोटाइम मरुच्छिमा द्वारा फैलता है, जो लेस्मेनिया परजीवी के रोगाणु वाहक है। तो ये जो इसका रोगाणु वाहक जो है लेस्मेनिया परजीवी है। तो काला आजार के कुछ लक्षण होते हैं, इसके बाद लक्षण देखते हैं। तो काला आजार के जो लक्षण है, ये जो प्लीहा की असामान्य वृद्धि हो जाती है, इसमें तथा खून की कमी हो जाती है, साथ ही साथ जो कमजोरी के साथ वजन कम होता है, ये इसका लक्षण है। रुचि की हानि और हर चीज़ की इच्छा, मतलब इसमें जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये होता है। साथ ही साथ हाथों पैरों चेहरों और पैरों की शुष्क और पपड़ीदार त्वचा हो जाती है इसकी वजह से, काला आजार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है विटामिन सी है। तो विटामिन सी के बारे में पूछा गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम बेसिकली पूछा गया है। तो विटामिन सी क्या है, तो यहाँ पे विटामिन सी क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, या एस्कॉर्बिक अम्ल जो कहा जाता है विटामिन सी को। तो ये आगे देखते हैं, और सारे विटामिन के बारे में बताया गया और इसके बारे में और देखते हैं। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऑक्सीकरण रोधी के रूप में भी कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। यह शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि यह ऊतक की मरम्मत और एंजाइम से संबंधित कार्य में शामिल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो स्कर्वी होती है। और एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो होता है ये नींबू में पाया जाता है, साथ ही संतरा अमरूद जैसे खट्टे फलों में ये जो पाया जाता है। और ये जो इसका रासायनिक सूत्र है C6H8 और O6 जो है इसका एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला है रासायनिक। आगे विटामिन के बारे में और बताया गया। विटामिन ए को जो कहा जाता है, इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन बी के जो है ये विटामिन बी जो है इसमें B1 B2 होता है। तो जो विटामिन B1 जो होता है इसको थायमिन कहते हैं। साथ ही विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। B3 को जो है नियासिन कहते हैं। B5 को जो पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। B6 को जो कहा जाता है पायरोडिक्स एसिड कहा जाता है। साथ ही जो B7 होता है बायोटिन होता है। और B9 जो होता है फॉलेट इसको कहा जाता है। और B12 जो होता है इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो यहाँ पे कोबालामिन लिखा है, इसको B12 को जो है साइनोकोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हैलोजन टैबलेट एक डैश युक्त टैबलेट है, तो हैलोजन जो टैबलेट होता है किससे युक्त है, तो ये जो है ये क्लोरीन से युक्त टैबलेट है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं, हैलोजन टैबलेट के बारे में देखते हैं। तो जो हैलोजन टैबलेट का उपयोग जलजनित रोगों के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं और कीटाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो इन टैबलेट का जो प्रयोग किया जाता है जलजनित बीमारी के जो उनमें रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है, और यह जो है जल में क्लोरीन छोड़ता है। तो हैलोजन टैबलेट में जो होता है क्लोरीन होता है, और क्लोरीन के थ्रू जो है जो पानी साफ़ किया जाता है। और हैलोजन के अन्य उपयोग जो होते हैं, भस्मीकरण से पूर्व जैविक ठोस कचड़े, अस्पतालों और जैविक प्रयोगशालाओं का कीटाणु शोधन में इसका किया जाता है। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट लेंस के लिए कीटाणु शोधन के लिए भी इसका कार्य किया जाता है। वसा और तेलों को आयोडीनांक का निर्धारण करने के लिए भी इसका जो हैलोजन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका जो है आणविक फार्मूला हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, ये इसका हैलोजन टैबलेट का आणविक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। तो हड्डियों और मांसपेशियों को जो जोड़ने का कार्य करता है, बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हड्डियों और मांसपेशियों को जो जोड़ता है स्नायु, जो स्नायु जोड़ते हैं, इसको जो इंग्लिश में जो कहा जाता है टेंडन इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है टेंडन इसको कहा जाता है, जो है हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। और हड्डियों को जोड़ता है उनको लिगामेंट कहते हैं। ये अस्थिबंध जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड्डियों और मांसपेशियों को जो जोड़ता है वो टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षा द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो कौन सा इसमें से रोग है जिनको टीकाकरण प्रतिरक्षा के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। जैसे कि हमें पोलियो दिया हुआ, डिप्थीरिया दिया हुआ, एंजाइना दिया हुआ, तो इसमें ऐसा कौन सा रोग है जिसको जो प्रतिरक्षा के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एंजाइना जो है इसको जो है टीकाकरण या प्रतिरक्षा के द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो इसके बारे में देखते हैं। एंजाइना टीकाकरण प्रतिरक्षा या इम्यूनाइजेशन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, और इसमें जो है यह हृदय पेशियों में रक्त के प्रवाह के कमी के कारण होता है। तो एंजाइना जो होता है, जो हमारे हार्ट में जो पेशियाँ होती हैं, इनमें जो रक्त का प्रवाह जो कम हो जाता है, इसकी वजह से होता है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आमाशय में पेप्सिनोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो आमाशय में जो पेप्सिनोजन जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो स्रावित होता है मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो आमाशय की मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं होती हैं, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का श्रावण करती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रोटीन की बुनियादी संरचना या बुनियादी इकाई क्या होती है। तो प्रोटीन की बुनियादी संरचना इकाई जो होती है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की बुनियादी संरचना जो होती है ये अमीनो एसिड होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रोटीन की बुनियादी संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और ये सभी समान या अलग अलग अमीनो एसिड जो होते हैं, और ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये कुल जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिनके द्वारा जो इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से के आसपास होता है। तो मानव ब्लड का जो पीएच मान होता है ये किसके आसपास होता है, बताइए। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो मानव ब्लड का जो पीएच होता है इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 7.5 से जो है 8 के आसपास होता है। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच होता है 7.5 से 8 के बीच में होता है। तो पीएच स्केल पे जो ये दिखाता है, जो पीएच स्केल होती है यहाँ, ये जो होती है यहाँ बीच में 7 होता है, और 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है। तो ये जो 14 तक जाती है, तो यहाँ जो इधर आता है 0 से 7 तक आता है, वो एसिडिक नेचर दिखाता है, वो एसिडिक नेचर दिखाता है। और जो 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारीय नेचर दिखाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड जो है, तो ब्लड किस में आता है, तो ब्लड जो है थोड़ा क्षारीय नेचर दिखाता है, मतलब क्षारीय होता है ब्लड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे ब्लड में जो होता है, ब्लड में जो हमारा जो रेड कलर होता है ये किसकी वजह से होता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ब्लड का जो कलर रेड होता है ये किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हानिकारक और हानि रहित कचरे को पृथक करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो हानिकारक और हानि रहित जो कचरे को जो पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसको जो कहा जाता है पृथक्करण, इसको कहा जाता है। तो कचरे को जो पृथक करना है पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस दिन हम मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मलेरिया डे जो हम किस दिन को मनाते हैं, तो मलेरिया डे जो मनाया जाता है इसका ऑप्शन जो है बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को जो है मलेरिया डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से जलोढ़ रोग कौन से हैं? तो वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी हैं? तो वाटर बॉर्न डिजीज़ इसमें से कौन सा है ये बताइए आप लोग। तो इसमें जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हैजा जो है ये पानी के थ्रू होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो हैजा एक अतिसारीय रोग है जो विब्रियो हैजा के कारण होता है और वी हैजा जो है इसके तो विब्रियो जो हैजा है इसके द्वारा ये जो हैजा जो है होता है। ये जो होता है प्रदूषित भोजन, पानी या जो पेय पदार्थ का सेवन करने की वजह से हो जाता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हैजा का यह 1 से 2 दिन होता है। और इसमें जो रोगी जो होता है पानीदार मल होता है, इसमें रोगी को जो है पानीदार मल होता है हैजे में। तो हैजा जो हमारा है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण को जो रोका जा सकता है, हाथ धोकर खाने से जो हाथों को धोकर खाना खाने से जो है इसको रोका जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हाथों को धोकर जो है हम आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो एक नवजात शिशु में जो सामान्य श्वसन दर होती है कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ये जो होती है 30 से 40 प्रति मिनट होती है। तो ये जो है 30 से 40 प्रति मिनट जो है एक नवजात में सामान्य श्वसन दर होती है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग करके नवजात परिपक्वता रेटिंग की जाती है? तो इनमें से किसका उपयोग करके जो है नवजात परिपक्वता रेटिंग की जाती है? तो यहाँ पे जो नवजात परिपक्वता रेटिंग को जो इंग्लिश में जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग जो कहा जाता है। तो ये जो किया जाता है बेलार्ड स्कोर के आधार पर किया जाता है। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बेलार्ड स्कोर के आधार पर जो है नवजात परिपक्वता रेटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य निर्धारक है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो है कारक है जो स्वास्थ्य निर्धारक का कार्य करता है? तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये होते हैं हमारे पर्यावरणीय कारक जो होते हैं ये स्वास्थ्य निर्धारक होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक पर्यावरण के सामाजिक और कारकों और भौतिक स्थितियों को दर्शाने के में जिनमें लोग पैदा होते हैं, रहते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं और काम करते हैं, स्वास्थ्य के सामाजिक और भौतिक निर्धारकों के रूप में भी जाना जाता है। तो जो हमारे पर्यावरणीय कारक हैं इनको स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से किस रोग को सामाजिक रोग के रूप में भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा रोग है जिसको सामाजिक रोग के रूप में जाना जाता है? तो ये जो होता है क्षय रोग, ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्षय रोग को जो है सामाजिक रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक रोग यह वो होते हैं, सामाजिक रोग यह एक संचारी संक्रमण है जो संभोग या जनन संपर्क से फैलते हैं। सामाजिक रोगों में क्षय रोग और मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV भी शामिल है। तो जो सामाजिक रोग हैं ये क्षय रोग हो गया, HIV है, ये जो है मानव सामाजिक रोग माने जाते हैं। ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, इस वजह से इनको जो है सामाजिक रोग कहा जाता है। और क्षय रोग को जो कहा जाता है इसको जो टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। तो इसके लक्षण जो होते हैं लगातार खांसी आती है, साथ ही साथ जो छाती में दर्द होता है, खूनी थूक आता है और जो खांसी में जो खून आता है, साथ ही साथ सांस लेने में जो है दिक्कत होती है, ये सारे जो हैं क्षय रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक पीएचसी आवरण करता है। तो एक पीएचसी जो है आवरण करता है, इसके बारे में पूछा गया है कि 1 पीएचसी कवर। तो एक पीएचसी जो कवर करता है क्या कवर करता है? तो एक पीएचसी जो कवर करता है ये 6 उपकेंद्र को कवर करता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एक पीएचसी जो है 6 उपकेंद्रों को कवर करता है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो जैसा भी यहाँ पे बताया गया है, उपकेंद्र जो होता है, एक उपकेंद्र में जो होते हैं 3 स्टाफ होते हैं, एक उपकेंद्र में 3 स्टाफ होते हैं। साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ जो है 15 स्टाफ होते हैं, 15 स्टाफ होते हैं। पहला स्थान जो होता है यहाँ डॉक्टर समुदाय के साथ मिलता है। यहाँ जो पहला जो होता है जो डॉक्टर होता है, साथ ही साथ एक पीएचसी पे जो 6 उपकेंद्रों को कवर किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि एक पीएचसी जो कवर करता है, एक पीएचसी जो कवर करता है 6 उपकेंद्रों को कवर करता है। और यहाँ आगे जो दिया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है 28 स्टाफ होते हैं, जिसमें जो पहली संप्रेषण यूनिट होती है। आगे देखते हैं। आगे जैसा यहाँ पे दिया गया है
कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या पे जो है केंद्र होते हैं। जैसे यहाँ जनसंख्या का मानदंड दिया हुआ है, ये जो है समतल क्षेत्र हैं और ये जो है पहाड़ी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के लिए। तो उपकेंद्र जो होता है समतल क्षेत्र पे जो होता है 5,000 की पॉपुलेशन पे होता है, और पहाड़ी इलाकों में जो होता है 3,000 की पॉपुलेशन पे होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है समतल क्षेत्र में जो होता है ये 30,000 पे होता है, और पहाड़ी इलाकों में जो होता है 20,000 पे होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है समतल क्षेत्र पे जो होता है 1,20,000 की पॉपुलेशन पे होता है, और जो पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में जो होता है 80,000 पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित बताइए। तो ये जो स्थित है ये जिनेवा में स्थित है। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो WHO का जो गठन किया गया था ये 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन किया गया। 7 अप्रैल 1948 में जो WHO का गठन किया गया था तभी किया गया था। तो 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है, इसीलिए 7 जो अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल को। तो इसका जो गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में गठन हुआ था, और गठन जो हुआ था इसका जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आशा कार्यकर्ता डैश को छोड़कर नीचे दिए गए सभी स्थानों पर तैनात होती हैं। तो आशा जो है कहाँ, क्वेश्चन में पूछा गया कि आशा कार्यकर्ता जो है कहाँ पे नहीं तैनात की जाती हैं। बाकी जो 4 ऑप्शन दिए हैं 3 जगह तैनात होती है, 1 जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे अगर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर आशा कार्यकर्ता नहीं होती है। बाकी सामुदायिक केंद्र, उप केंद्र या क्षेत्र परिदर्शक के यहाँ पे जो है आशा जो कार्यकर्ता होती तैनात होती है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो आशा कार्यकर्ता नहीं तैनात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आशा को जो तैनात किया जाता है ये 1,000 की पॉपुलेशन पर तैनात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नैतिक अभ्यास के सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल है सिवाय। तो इसमें जो नैतिक अभ्यासों के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। आप लोग यहाँ सिवाय पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो एक्सेप्ट पूछता है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। हानिकारता जो है ये शामिल नहीं है, बाकी न्याय शामिल है, स्वतंत्रता का सम्मान शामिल है, उपकार जो है ये सारे जो है नैतिक अभ्यास में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हानिकारता जो है ये नैतिक सिद्धांत में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम नवजात शिशु की देखभाल के लिए माँ को क्या सलाह देगी। तो इसके यहाँ पे बताइए। तो इसका यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए सलाह देगी। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए माँ को जो सलाह देगी कि नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसमें जो कौन से जो है विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो फैट में जो घुलने वाली विटामिन होती हैं वो जो हमारी होती ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ये सारी जो हैं जो फैट में सॉल्युबल होती हैं। तो जो यहाँ पे पूछा गया कि जो वसा में घुलनशील नहीं है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन नहीं है B12 जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में जो 2 विटामिन नहीं घुलते, एक तो बी नहीं घुलता है, साथ ही साथ जो विटामिन सी होता है ये जो है वसा में नहीं घुलते। बाकी जो है A, D, E जो है ये जो है फैट में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा B12, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है। तो शुद्ध प्रोटीन जो है ये अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये अंडे में जो हमको है शुद्ध प्रोटीन अधिकतम मिलता है, तो ये अंडे में मिलता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी को बिल्डिंग मटेरियल के रूप में कार्य करता है। इससे जो है बॉडी में ग्रोथ होती है प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। और प्रोटीन जो बनते हैं ये अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। बाकी जैसे यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, दूध में भी प्रोटीन होता है, साथ ही साथ सोयाबीन में होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है, तो वो अंडे से मिलता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसकी कमी के कारण रक्त जमने के समय में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो कौन से विटामिन, ये हमें पूछा गया कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग जो है देर में होती है। तो ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका 2 करेक्ट होगा, विटामिन के जो है इसकी कमी की वजह से जो है अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जो ब्लड क्लॉट होने में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। और यहाँ पे देखते हैं विटामिन के जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन, इसका रासायनिक नाम होता है। और ये जो हमें जो प्राप्त होती है
ये जो हमें प्राप्त होती है पत्तेदार सब्जियों जैसे कि कोलाड, साग, केला और पालक, इनमें जो है ये विटामिन के प्राप्त होता है। तो विटामिन के जो है हमारे ब्लड के क्लॉट होने में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंडर 5 क्लिनिकल ट्रायंगल का शीर्ष अपेक्स क्या दर्शाता है। तो अंडर 5 क्लिनिकल ट्रायंगल जो का जो अपेक्स जो दर्शाता है ये दर्शाता है बीमारी में देखभाल को इससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जो अंडर 5 क्लिनिकल ट्रायंगल है इसमें जो इसका जो अपेक्स या शीर्ष होता है वो बीमारी में देखभाल से संबंधित है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम में बना हुआ है अंडर 5 क्लिनिकल ट्रायंगल जो बना हुआ है। तो इसका एपेक्स जो इसका जो शीर्ष पूछा था, तो जो ये शीर्ष जो इसका है ये जो हमारा दिखाता है ये बीमारी में देखभाल को दर्शाता है। तो सॉरी ये लाइन टेढ़ी बनी हुई है। तो इसका जो एपेक्स है ये हमको जो दिखाता है ये बीमारी में देखभाल से संबंधित है। और बाकी ये जो पाँचों चीज़ें दी हुई हैं ये हमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताती हैं। जैसे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया है, एडुकेट न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया है। तो ये सारा कुछ जो है अंडर 5 क्लिनिकल ट्रायंगल में आता है। तो इसके एपेक्स जो दर्शाता है ये दिखाता है बीमारी पे देखभाल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी रक्त वाहिनी का एक स्थानीय असामान्य फैलाव क्या कहलाता है। तो किसी भी रक्त वाहिनी का एक स्थानीय असामान्य फैलाव जो कहलाता है इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो कहलाता है एन्यूरिज्म इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो एन्यूरिज्म कहते हैं। तो एन्यूरिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें किसी रक्त वाहिनी का एक स्थानीय असामान्य फैलाव हो जाता है। तो इसको जो कहा जाता है एन्यूरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। तो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल जो स्वच्छता से संबंधित है रोग, इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो संबंधित है अकुष्ठकर्मी रोग जिसको हुकवर्म कहा जाता है, ये जो रोग है ये व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। जिनमें जो व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी होती है उनमें ये रोग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो संबंध है जो हुकवर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या होती है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी क्या विशेषता होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में उसकी जो विशेषता होती है आंतरिक संघर्षों से मुक्त रहता है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक संघर्ष से मुक्त रहता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। बेसिकली उसमें कोई टेंशन नहीं होता है, इसका अंदर ही अंदर उसमें मन में बहुत कुछ चलता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है जिसमें आंतरिक संघर्ष नहीं होता है। बाकी जैसे यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दिए हुए आक्रामक होना, ये भी जो है मानसिक रूप से जो ग्रसित मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति का बारे में दिखाता है। अहम केंद्र जो होता है वो भी मानसिक बीमार ही होता है। साथ ही संवेगों का जो अभाव होता है, ये जो सारे जो है मानसिक रूप से ग्रसित रोगी होते हैं। बाकी यहाँ जो पूछा गया था जो इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है संचारी रोग के रोगी की देखभाल करने में महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु होता है। तो संचारी रोगी की देखभाल करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो जो बिंदु होता है इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। संचारी रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है बाई एयर ड्रॉपलेट इनके थ्रू जो होते हैं। तो इसमें जो है सबसे अच्छा काम करता है वो आइसोलेशन कार्य करता है, अलगाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। आइसोलेशन जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है निम्न में से कौन सा रोग महामारी का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा रोग जो है एक महामारी का उदाहरण है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है स्वाइन फ्लू जो है ये एक महामारी रोग का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो महामारी रोग वो होते हैं जो सर्वत्र जो व्याप्त होते हैं, मतलब जो एक देश से दूसरे देश या एक बड़े से एरिया में हो जाते हैं एक साथ। तो उसको जो कहा जाता है महामारी कहा जाता है। तो ये स्वाइन फ्लू जो है एक महामारी रोग का उदाहरण है। जैसे कोविड था, कोविड भी जो था एक महामारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा चिकित्सीय मामले के इतिहास का एक आवश्यक घटक नहीं है। तो इनमें से कौन जो है चिकित्सीय मामले का घटक नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दिया है रोगी की आदतें, ये भी घटक हो सकता है। रोगी के शौक, ये भी जो है ये घटक नहीं होगा। बाकी विगत इतिहास जो है ये भी रोगी के उससे संबंधित है। साथ ही ड्रग्स इतिहास जो दवाइयों का इतिहास है ये सब संबंधित है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोगी के चिकित्सीय मामले के इतिहास का घटक नहीं है। तो रोगी के शौक से कोई जो है उसके इतिहास का पता नहीं चलता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा रोगी के शौक। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सामान्य रूप से धमनी ऑक्सीजनकरण संतोषजनक है अगर SpO2 से अधिक है। तो SpO2 को किससे अधिक है तो ये जो है संतोषजनक माना जाता है। तो SpO2 की जो रीडिंग होती है अगर ये 90% से अधिक होती है तो ये संतोषजनक मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो 90% से अधिक होती है तो ये संतोषजनक मानी जाती है SpO2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो ORS में जो मुख्य रूप से क्या शामिल होता है इसके बारे में बताइए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सोडियम और फ्रुक्टोज, सोडियम और ग्लूकोज, कैल्शियम और ग्लूकोज, कैल्शियम और फ्रुक्टोज। तो जो है ORS में जो शामिल होता है इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ORS में जो है सोडियम और ग्लूकोज शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, टोकोलिप्टिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो डैश हैं। तो जो टोकोलिप्टिक दवाएं कौन सी दवाएं हैं तो ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो टोकोलिप्टिक दवाएं ऐसी दवाएं होते हैं जो गर्भाशय की गतिशीलता को कम करती हैं। तो ये जो है गर्भाशय की गतिशीलता को जो कम करती हैं ये टोकोलिप्टिक दवाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है। तो नींबू पानी के साथ अगर गुड़ खिलाया जाता है तो ये किस रोग का प्राथमिक उपचार है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो है उपचार है ये डायरिया रोग का जो प्राथमिक उपचार माना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो है नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना जो है डायरिया रोग का प्राथमिक उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दुर्घटना के कारण पैर में खून बहने पर घाव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दुर्घटना के कारण जो पैर में खून बहने या घाव होने पर जो सबसे पहले किया जाना चाहिए इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है रक्तस्राव बिंदु पर एक साफ जीवाणुहीन स्टेरलाइट ड्रेसिंग के साथ सीधे दबाव लागू करें। तो ये जो इसका जो प्राथमिक उपचार हो जाएगा। दुर्घटना के कारण पैर में खून बहने और उसमें घाव पे जो किया जाता है तो ये स्टेरलाइट ड्रेसिंग के साथ उसे जो दबाव दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है इसका प्राथमिक उपचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जलने के बाद लगाया जाने वाला प्राथमिक उपचार किस पर निर्भर करता है। तो जलने के बाद लगाया जाने वाला प्राथमिक उपचार जो निर्भर करता है ये त्वचा की छत की गहराई पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो प्राथमिक जो जलने के बाद जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है ये जो है त्वचा की छत की गहराई के आधार पर दिया जाता है। अगर कम जला है तो उसी हिसाब से कम किया जाएगा, अगर ज़्यादा की जला हुआ है तो उसी के उपचार जो है सीवियर अच्छी तरीके से उपचार किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्वचा की छत की गहराई के अनुसार जो है प्राथमिक उपचार किया जाता है जलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किन शिशुओं को हाइपोथर्मिया होने का अधिक खतरा रहता है। तो हाइपोथर्मिया होने का जो सबसे अधिक खतरा रहता है ये रहता है जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में जो ये होने के खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में जो है हाइपोथर्मिया होने का खतरा अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आमतौर पर शिशु किस उम्र तक उनके जन्म के समय के वजन के 2 गुने के वजन का हो जाता है। तो जो बच्चा होता है ये शिशु जो होता है अपने जन्म के समय तो जो वजन होता है उसका 2 गुना जो हो जाता है कितने समय में हो जाता है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 5 महीने में जो है बच्चा अपने जन्म के वजन के 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से 4 साल के बच्चे में भाषण छीड़ता का सबसे संभावित कारण कौन सा हो सकता है। बेसिकली उसके बोलने में दिक्कत होती है तो उसको जो भाषा छीड़ता कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कारण हो सकता है जो 4 साल के बच्चे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फटे होंठ और तालू जो है भाषण छीड़ता का जो है संभावित कारण हो सकता है 4 साल के बच्चे में। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जन्म के बाद बच्चे को स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए। तो जन्म के कितने समय के बाद बच्चे को स्तनपान शुरू कराना देना चाहिए इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आधे घंटे के अंदर इसको जो शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम होती है इनका क्या उद्देश्य होते हैं। तो इनका जो उद्देश्य होता है, इनके उद्देश्य ये सारे होंगे, जैसे जो प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन करना, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं करना, साथ ही साथ स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा ये भी करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो स्टार्ट की गई थी ये 1975 में स्टार्ट की गई थी। तो ये इसके जो सारे उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूनिसेफ और एनसीईआरटी ने यौन शिक्षा में क्या सम्मिलित किया है। तो यूनिसेफ और एनसीईआरटी ने जो यौन शिक्षा में जो शामिल किया है ये यौन संचारी रोगों के बारे में जानकारी को शामिल किया है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है एनसीईआरटी और यूनिसेफ ने जो है शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। तो प्रारंभिक गर्भावस्था कौन बनाए रखता है? तो ये जो बनाए रखता है इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो बनाए रखता है पित्त पिंड या कार्पस ल्यूटियम जो है प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निश्चित काल में मानव प्लेसेंटा का औसत वजन डैश होता है। तो निश्चित काल में जो मानव प्लेसेंटा का जो औसत वजन होता है ये होता है 500 ग्राम। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 500 ग्राम जो है मानव प्लेसेंटा का वजन, औसतन वजन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लेसेंटा जो कार्य करता है, प्लेसेंटा जो है माता के रक्त की आपूर्ति के माध्यम से विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे पोषक तत्वों और अवशोषण, अपशिष्ट निष्कासन और गैसीय विनिमय के लिए सुविधा प्रदान करता है बच्चे को। तो इसका जो वजन होता है 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखते हैं। अवास्तविक प्रसव या फॉल्स लेबर के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव या ट्रू लेबर की पहचान कैसे करेगी? तो इसके बारे में पूछा गया कि फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर की पहचान जो है नर्स कैसे करेगी। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो करेगी, इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो करेगी प्रगामी सर्वाइकल डायलेशन के थ्रू जो है ये फॉल्स लेबर ट्रू लेबर के बारे में जानकारी लेगी। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा यहाँ पे ये जो फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर के लेबर में जो है तुलना किया गया है कि क्या क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिए। जैसे जो फॉल्स लेबर में जो होता है संकुचन जो है अनियमित होता है, वास्तविक में जो होता है संकुचन धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप में विकसित होता है। साथ ही जो अवास्तविक होता है इसमें चलने में संकुचन में राहत मिलती है, इसमें चलने में संकुचन प्रबल और अधिक प्रभावी हो जाता है। और यहाँ जो फॉल्स में दिया हो ब्लैडी सो आमतौर पर मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पे पीठ के निचले हिस्से में उदर में बेचैनी होती है। तो ये सारे जो हैं इसके लक्षण हैं। तो ये थे आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।